नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। और ये चल रही है एससीवी रोटेशनल चैप्टर की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अभी तक 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5, 6 से लेकर 10 एंड 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दिया हुआ है? अ बॉडी हैविंग इट्स सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन हैज़ 3 of its particle at a, 0, 0, 0, a, 0 and 0, 0, a. The moments of inertia of body about x, y and y axis are 0.2 kg meter square each. The moment of inertia about the z axis. तो हमें बताना है z axis के about moment of inertia कितना होने वाला है। तो देखिए, एक्चुअली हम यहाँ पर बना लेते हैं कि ये हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास x, ये y एंड दिस वन z मान लेते हैं। ये इस जगह पर इसका सेंटर ऑफ मास, इसने बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पर लाई करता है 0, 0 पर। एक पार्टिकल जो है वो है इस जगह पर a, 0, 0 पर। एक और पार्टिकल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इस जगह पर 0, a, 0 पर। और एक और जो पार्टिकल है वो दिया है 0, 0, a पर। अब यहाँ पर एक मान लेते हैं, यहाँ m मास का रखा हुआ है पार्टिकल, है ना, और इस जगह m मास का, यहाँ पर भी m मास का और यहाँ पर भी m मास का पार्टिकल रखा हुआ है। हमें x और बोला गया है x और y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, इक्वल है दोनों के अबाउट। तो x और y एक्सिस के अबाउट देखें तो x एक्सिस के अबाउट का मतलब ये वाली जो एक्सेस है इसके अबाउट, इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा नहीं, क्योंकि इस एक्सिस पर किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो तो अगर एक्सिस पर मास रखा हुआ हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है। तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। तो इन दोनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ से इस एक्स एक्सिस के साथ इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a होगी और इसकी भी a होगी। तो यहाँ पर x के साथ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ma² प्लस ma² मतलब 2ma² होगा। इसी तरीके से अगर मैं आगे, इसने बोला गया है y के अबाउट, तो y के अबाउट अगर देखेंगे तो y के अबाउट भी सिमिलरली जो बनने वाला है वो ये वाला बनने वाला है, y के अबाउट m, और ये तो ये भी ma² प्लस ma², तो ये बन जाएगा 2ma²। और z के अबाउट अगर मैं देखूंगा तो z के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इस वाली एक्सिस के अबाउट हमें देखना है। तो इससे और इससे ये सेम चीज़ आ जाएगी अगेन। तो कितना हो जाएगा z से? देखो, अब एक्चुअली हमें क्या करना होता है, जिस भी एक्सिस से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के पार्टिकल के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो z और ये वाला पार्टिकल x वाली एक्सिस पर है तो y और z के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए ये वाली डिस्टेंस भी a होगी, ये डिस्टेंस भी a होगी। तो ma² मतलब तीनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2ma² ही रहने वाला है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर दी हुई है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, तो इसने पूछा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया z, तो तीनों आपस में इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है। इट मीन्स z के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा? a के आइडेंटिकल हो जाए, मतलब वो भी 0.2 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बोला गया है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M एंड एज a slide down a rough inclined plane of inclination theta with uniform velocity. The torque of normal force on the block about its center has magnitude. तो ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जिसको हम एक रफ़ सरफेस पर हम यहाँ पर स्लाइड कर रहा है रफ़ इंक्लाइन प्लेन पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्लाइड कर रहा है, मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाली डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल का
टॉर्क क्या होगा। तो दोस्तों हमें एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि नॉर्मल जो है एक्चुअल में अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलता तो इसका नॉर्मल सेंटर पे हो सकता था उस सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि ये ब्लॉक टॉपल करने की कोशिश करे, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि सिर्फ स्लाइड कर रहा है, तो हमें यहाँ टॉपिंग वाली कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। तो आइए इसका डायग्राम एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से दिया हुआ है हमें, ये एंगल थीटा है और ये हमारे पास एक ब्लॉक दिया हुआ है। इस ब्लॉक में अगर मैं एक बार के लिए ड्रॉ करूं तो ये mg cos थीटा और इस वाले डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो पीछे वाली डायरेक्शन में लगेगा इस जगह पर, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब हमें ये नहीं पता कि नॉर्मल किस जगह पर लग रहा है, तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि नॉर्मल इसमें किसी एक ऐसी जगह पर लग रहा है। सपोज़ इस जगह पर कहीं पे ये नॉर्मल लगा हुआ है जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है। ये मैंने कंसिडर कर लिया कि x डिस्टेंस पर ये नॉर्मल लग रहा है। अब हो भी सकता है हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस जगह पर, लेकिन मैंने एक मान लिया कि नॉर्मल इस जगह पर लग रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिक्स है कि क्वेश्चन ये जो ब्लॉक है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इट मीन्स mg sin थीटा और फ्रिक्शन ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमें एक चीज़ पता है कि स्लाइड कर रहा है तो इसका मतलब म्यू इंटू एन होगा। अगर मैं n की बात करूं तो n यहाँ पर होगा mg cos थीटा। कैसे आया? क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, तो mg cos थीटा और n की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n इक्वल्स टू mg cos थीटा, ऐसे करके उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तो फ्रिक्शन ये आ गया। अब हमें पता है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों इक्वलेंट होने चाहिए। तो mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। तो m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, ये वैल्यू हमारे पास एक आ गई। तो हमारे पास एक तो आ गया म्यू tan थीटा, एक थोड़ा सा ये हमारे पास सॉल्यूशन आया। अब ये चलो ये हमारे पास चीज़ें पता लग गई। अब क्या है कि हमें टॉर्क से बचाना है, तो ये सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप खुद देखिए कि जो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इसे इस तरफ रोटेट करवाने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन इसे इस वाली डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। mg cos थीटा और mg sin थीटा का सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमें टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। तो विद रेस्पेक्ट टू ओ, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर बोल देते हैं हम इसे, टॉर्क ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल्स टू टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। तो नॉर्मल का जो टॉर्क है वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो हमें सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क निकालना है। अब अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू कितनी शिफ्ट होगी वो नहीं भी निकालता हूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो नॉर्मल का जो टॉर्क है, देखिए mg, फ्रिक्शन का टॉर्क लिख लेते हैं। फ्रिक्शन का किसके अबाउट? इसके अबाउट। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आ जाएगा? फ्रिक्शन का जो टॉर्क है ये फ्रिक्शन फोर्स और इसके अबाउट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 है, क्योंकि साइड जो दी हुई है वो a दी हुई है, तो डिस्टेंस a/2, तो फ्रिक्शन इंटू a/2। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, mg sin थीटा के इक्वलेंट हो जाएगी। तो ये mg क्यों होगी? क्योंकि फ्रिक्शन और mg sin थीटा इक्वल इसलिए क्योंकि ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो mg sin थीटा और a/2। तो इस तरह से आपको हमें पता चला कि नॉर्मल का जो टॉर्क होगा वो mg sin थीटा a/2 के इक्वलेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन हो सकता है, इसका ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास? डी ऑप्शन बन जाएगा, 1/2 mg a sin थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं। क्या किया हमने यहाँ पर? जो कंडीशन थी वो लगाई, फ्रिक्शन और mg sin थीटा इक्वल हो गए आपस में। देन उसके बाद इन्होंने टॉपल नहीं करना चाहिए सेंटर के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क एक जैसा होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी ज़्यादा हुआ तो ये टॉपलिंग होने की कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने नॉर्मल और फ्रिक्शन को यहाँ इक्वल करके रखा। तो ये mg sin थीटा a/2 इसका फोर्स निकल के, इसका टॉर्क निकल कर आया। आइए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों दिया हुआ है, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r is rotating about its axis with an angular speed omega. Two particles having mass m each
आर नाउ अटैच्ड एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, द एंगुलर स्पीड ऑफ रिंग विल बिकम। ये बोल रहा है कि एक एंगुलर सर्कुलर रिंग है जो एम मास की है, कैपिटल एम मास की, रेडियस आर दी हुई है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है। अब क्या हुआ, धीरे से उस रिंग के जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है वहाँ पर हमने किसी तरीके से दो पार्टिकल्स को अटैच कर दिया, धीरे से, बहुत धीरे से, ताकि उसका मोमेंटम चेंज ना हो। एम को चेंज रख दिया। अब क्या होगा कि वहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो अब हमें बताना है कि इसका जो नई एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है। जब भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है उसमें हमेशा आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम, देखो सबसे पहले आपको समझना है एंगुलर का मतलब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग रहा हो या रोटेशन जैसा पार्ट आ रहा हो। तो जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन का हिंट क्या होता था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन कर रहा है, या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो रहा है, या एक ऑब्जेक्ट दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर सेम सिचुएशन होगी, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच हो रहा है या एक ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो है रोटेशन। या तो मोमेंटम या तो जो अटैचमेंट आ रहा है या कोलिजन आ रहा है उससे पहले रोटेशन हो रहा होगा, और अगर पहले नहीं हो रहा है तो बाद में हो रहा होगा। या तो पहले रोटेशन हो रहा होगा या बाद में, किसी ना किसी एक जगह कम से कम एक बार रोटेशन जरूर आपको दिखेगा। तो क्वेश्चन यही दिया हुआ था। इसने बोला है कि यहाँ पर एक रिंग दी हुई है हमारे पास। ये रिंग जो है, ये रिंग हमें इस तरीके से दी हुई है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है। इसकी रेडियस हम मान के चल, यहाँ पर दी हुई है इन्होंने स्मॉल आर, इसकी रेडियस है, कैपिटल एम इसका मास दिया हुआ है। अब बोला कि भाई ये फर्स्ट सिचुएशन है। अब बोला कि जो यहाँ पर धीरे से दो ऑब्जेक्ट को हमने कनेक्ट कर दिया डायमेट्रिकली अपोजिट, इनका मास स्मॉल एम दिया हुआ है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। तो इसकी नई वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा वो हमें बताना है। इसका मास स्मॉल एम और कैपिटल एम इसका मास। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली ये मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा हमें। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जब मैं लगाऊंगा एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, तो इनिशियली मोमेंटम, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, मोमेंटम लिखना है इनिशियली कितना, तो इनिशियली सिर्फ रिंग दी हुई है, रिंग रोटेट कर रही है, तो रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I1 रिंग का क्या हो जाता है, कैपिटल एम स्मॉल आर स्क्वायर रिंग के लिए, और ओमेगा। यहाँ पर अब एक्चुअली रिंग तो है ही, साथ में ये दोनों ऑब्जेक्ट भी दिए हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से ये डिस्टेंस स्मॉल आर है तो ये पार्टिकल्स इंडिविजुअल, यहाँ पर रिंग का अलग से लिखेंगे, इस पार्टिकल का अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से अबाउट दिस रोटेशनल एक्सेस, और उन सबको हम ऐड कर देंगे। कितना बन जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये दो स्मॉल एम आर स्क्वायर, तो ये तो हो गए इन पार्टिकल्स के रिलेटेड, और एम कैपिटल एम आर स्मॉल आर स्क्वायर जो होगा वो इस पूरे रिंग का हो गया। नई जो है वो मान लिया मैंने यहाँ पर दी हुई है इस तरीके से, ओमेगा 2। सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा एम ओमेगा, आर से आर स्क्वायर सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एम प्लस 2m और ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल एम ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 2m। तो ये कैपिटल एम ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 2m, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ जाएगा। इट मीन्स इसका जो आंसर हमारे पास होने वाला है वो बी ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी इसका ऑप्शन बन जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, अ पर्सन सिटिंग फर्मली ओवर अ रोटेटिंग स्टूल has his arms stretched. If he folds his arm, his angular momentum about the axis of rotation। ये बोल रहा है कि एक बंदा है
जो एंगुलर एक किसी स्टूल पर बैठा हुआ है और सेंटर पर बैठा हुआ है और उसने अपनी आर्म्स जो है वो खोली, स्ट्रेच मतलब खोल रखी है। अब अगर वो अपनी आर्म्स को फोल्ड कर लेता है तो क्या होगा, मतलब मैं एक आपको छोटा सा आइडिया दूँ अगर डायग्राम से, तो ये एक्चुअली ऐसे है, ये इस तरीके से है। एक रोटेटिंग टेबल सी मान लो आप यहाँ पर, है ना, रोटेटिंग स्टूल जो है उस पे मान लो, और यहाँ पर ये एक बंदा है, इसने अपने हाथ इस तरीके से खोल के ये खड़ा हुआ है। तो इस सिचुएशन में ये एंगुलर ओमेगा यहाँ पर, अब क्या हुआ, इसने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया, अपने हाथों को फोल्ड कर लिया, इसका मतलब इसने अपने हाथ ऐसे रख लिए हैं। तो यहाँ पर अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अब एक्चुअल में यहाँ पर ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना कुछ किया है, जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे थे उन्हीं में आपस में अपनी चीज़ों को चेंज कर लिया है। यहाँ पर ये बंदा है, ना तो इस पर किसी ने फोर्स लगाया ना कोई चीज़ अलग से आई, तो इसी ने अपने मोमेंट, तो अगर कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी शेप वगैरह को रोटेट करते हुए अपने आप अगर सडनली वो खुद अपनी शेप को चेंज कर लेता है तो शेप के चेंज होने की वजह से मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए जब ये इस बंदे ने, इस पर्सन ने अपने हाथ खोले हुए थे तो मास जो था वो थोड़ा दूर दूर था हाथों की वजह से। जब इसने अपने हाथ बांध लिए, बॉडी के पास लेकर आ गया तो मास थोड़ा और करीब आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक्चुअली थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर I1 मानते हैं और यहाँ पर I2 मानते हैं। तो I1 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्चुअली वो ज़्यादा है और I2, तो I कम हुआ है, I कम हुआ है। अब L तो कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है मतलब L इक्वल्स टू होता है I ओमेगा। अगर L कांस्टेंट है, I डिक्रीज़ हो रहा है तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ओमेगा इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर, L अगर कांस्टेंट, L यहाँ पर L इक्वल्स टू हो जाएगा I ओमेगा, तो ओमेगा जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इट मीन्स इसकी जो एंगुलर मोमेंटम जो दिया हुआ है तो वो तो कांस्टेंट रहने वाला है लेकिन ओमेगा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था हमसे एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज़ नहीं होगा नहीं इंक्रीज़ होगा, एंगुलर मोमेंटम तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर रोटेट कर रहा है और सडनली उनके मास में खुद से अपने आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मास इधर उधर शिफ्ट होता है खुद से, अलग से बाहर से हमने कुछ नहीं किया, तो फिर और बाहर से भी कर रहे हैं और बहुत धीरे कर रहे हैं तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़रूर चेंज हो जाएगा लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ही पूछा गया है तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी हमारे पास। आइए अब अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, अ सेंटर ऑफ अ व्हील रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस मूव विद स्पीड v0। एक व्हील है जो प्योर रोलिंग कर रहा है प्लेन सरफेस पर, जिसके सेंटर की स्पीड v0, सेंटर ऑफ मास की स्पीड v0 दी है। अ पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ व्हील एट द सेम लेवल एट द सेंटर विल बी मूविंग 8। तो ये पूछना क्या चाह रहा है, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, आपको ईजिली समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक रिम दी हुई है ना, ये व्हील दिया हुआ है। इस व्हील के जो सेंटर की वेलोसिटी है वो आपको v0 दी हुई है। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि जो सेंटर के लेवल पर, रिम पर कई सारे पार्टिकल हो सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब जब एक छोटी सी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करता है तो प्योर रोलिंग का मतलब हो गया उसके पास एक ओमेगा भी होगा, है ना, वो रोटेट भी कर रहा होगा, तो रोटेट कर रहा होगा तो ओमेगा यहाँ पर होना चाहिए उसके पास। तो रोल करते हुए ऑब्जेक्ट के पास दो तरह की वेलोसिटीज़ होती है, एक तो ओमेगा की वजह से लीनियर वेलोसिटी आती है और एक सेंटर ऑफ मास की वजह से। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे इस हम कुछ एक पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, जैसे इसकी यहाँ पर v0 वेलोसिटी, यहाँ पर भी v0 वेलोसिटी, यहाँ पर भी एक v0 वेलोसिटी, इस जगह पर भी एक v0 वेलोसिटी। और जो ओमेगा की वजह से वेलोसिटी आ रही है, तो ओमेगा की वजह से वेलोसिटी यहाँ पर ओमेगा
आर निकल कर आएगी, इसकी वजह से इस तरह। अब ये ओमेगा आर में ऐसे किस तरह, मुझे कैसे पता चल रहा है? ओमेगा आर जब भी हम बनाते हैं या लीनियर ओमेगा की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी आती है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। यहाँ से ये देखिए, ये रेडियस है इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये रेडियस है इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये रेडियस है ये इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर रेडियस है ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है। तो अब इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है कि सेंटर के लेवल पर जो रिम पर जो पार्टिकल है, मतलब इसकी या इसके बारे में, किसी एक के बारे में बोल रहा है, इनकी स्पीड के बारे में बताओ। तो स्पीड जो होगी एक्चुअल में, अब यहाँ पर प्योर रोलिंग जो होती है, प्योर रोलिंग के केस में ओमेगा आर और वी नॉट ये दोनों इक्वल होने चाहिए। कैसे? जो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसकी टोटल वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट माइनस ओमेगा आर, इसको ज़ीरो के इक्वल करोगे तो ओमेगा आर इक्वल्स टू वी नॉट आ जाएगा। अब मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, तो मैं इसको अलग से बना देता हूँ, वी नॉट और ये ओमेगा आर। तो ये ओमेगा और वी नॉट, तो नेट वेलोसिटी जो होगी वो होगी वी नेट इस तरफ आ जाएगी। अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये भी वी नॉट के इक्वलेंट है और ये आपस में 90 डिग्री है, तो वी नेट जो होगा वो कितना बन जाएगा? वी नॉट का स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर अंडर रूट। तो वी नेट जो होगा वो बन जाएगा यहाँ पर √2 v0। इट मीन्स इस रिम पर जो पॉइंट होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? √2 v0। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो अकॉर्डिंगली इसका जो ऑप्शन बन जाएगा वो सी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है अ व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज पुश्ड टू मूव इट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक 20 सेंटीमीटर का व्हील है जिसको एक धक्का दिया गया है और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करने के लिए। इट इज़ फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर ऑन द रोड ड्यूरिंग द टाइम इट कम्प्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अबाउट द सेंटर। जब व्हील अपना एक राउंड कंप्लीट करता है उतने टाइम में 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर होती है। अज्यूम दैट द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर सेम, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द व्हील बाय सरफेसिस। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक व्हील जो है, ये व्हील ले लिया, इसको हमने धक्का दिया रोल करवाने के लिए, तो यहाँ पर जो इसका सेंटर है वो एक राउंड कंप्लीट होने में 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता, मतलब 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। क्वेश्चन में हमें जो दिया है, हमें 20 सेंटीमीटर की ये दी हुई है और बोला है कि इसका जो सेंटर है वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये व्हील या कोई भी व्हील अगर प्योर रोलिंग करता है ना, प्योर रोलिंग करता है, इसका मतलब वी नॉट और ओमेगा आर ये दोनों वैल्यू, इन दोनों ने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है वो एकदम इक्वल होनी चाहिए। तो सेंटर की जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है? तो ये 2πr डिस्टेंस कवर करता है ना। अगर सेंटर ऑफ मास और ये दोनों, ये 2πr जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, अगर सेंटर ऑफ मास ने जो डिस्टेंस कवर की है अगर वो 2πr के इक्विवेलेंट होती है ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्योर रोल कर रहा है। इस सिचुएशन का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट किसमें है? प्योर रोलिंग है। लेकिन अगर इनमें से एक भी ऊपर नीचे हो जाए, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए 2πr से, या सेंटर ऑफ मास ने जितनी डिस्टेंस कवर की वो कम हो जाए 2πr से, इसका मतलब वहाँ प्योर रोलिंग नहीं हो रही होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अच्छा सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है ये कौन ट्रैवल करता है? जो ये SCOM है ये बेसिकली ट्रैवल करता है सेंटर ऑफ मास, और ये जो 2πr डिस्टेंस है ये कौन कवर करता है? ये करता है ओमेगा। ठीक है, आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है क्योंकि ये आर्क वाली लेंथ है, आर्क वाली लेंथ 2πr। तो अगर आर्क की टोटल कवर, तो 2πr, क्योंकि 1 राउंड में 2πr ही तो कवर होगा। अब एक बार हम 2πr को निकाल लेते हैं, तो 2πr जो होगा वो अकॉर्डिंगली आएगा 2π और 20 सेंटीमीटर, मतलब 40π अप्रॉक्सीमेटली ये 120 सेंटीमीटर के आसपास निकलेगा। और जो क्वेश्चन में SCOM दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से सीधा पता लग रहा होगा कि SCOM जो है, सेंटर ऑफ मास जो है वो कम है, इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की 2πr से, इसका मतलब VCOM भी कम होगा ओमेगा से। VCOM ओमेगा से कम होगा, इसका मतलब
यहाँ पर ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है। अब अगर ये वैल्यू कम है तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू कम आपको दी हुई है तो ओवरऑल वेलोसिटी किस तरफ होगी, वी सी एम, इस पॉइंट की टोटल वेलोसिटी क्या लिखते हैं, वी सी एम माइनस ओमेगा आर या ओमेगा आर माइनस वी सी एम। अब आप देखो कि v कम है और ओमेगा ज़्यादा है, इसका मतलब ये ओमेगा आर ज़्यादा है, तो ओमेगा आर ज़्यादा है तो टोटल नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी मतलब ये व्हील रोटेशन के रोलिंग के साथ साथ थोड़ा सा स्लाइड भी कर रहा है, इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट पे हमें फ्रिक्शन जब भी चेक करना होता है ना किसी भी रोल करते हुए ऑब्जेक्ट पर, हमें देखना होता है कि उसके पॉइंट पर कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है उस कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी किस तरफ है। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इधर आई, क्यों आई ये हमने रीज़न देखा इसका। तो जब ये इसका मतलब इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा होगा, स्लाइड करते हुए आगे बढ़ रहा होगा, तो फ्रिक्शन की जो होगा, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिटली डायरेक्शन में। यानी कि ये फ्रिक्शन किसके अलोंग लग रहा है, वेलोसिटी इस पॉइंट की तो वी नॉट इधर है और ओमेगा आर है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के अलोंग वाली डायरेक्शन में इसकी वैल्यू लग रही है। मतलब ये जा तो इधर ही रहा है लेकिन थोड़ा पीछे की तरफ स्लाइड होते हुए जा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको, ये जा तो ऐसे ही रहा है लेकिन ये थोड़ा पीछे स्लाइड होते हुए जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो कम आई। तो वेलोसिटी फ्रिक्शन जो होगा वो वी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी उसके अलोंग वाली डायरेक्शन में आएगा। और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्लाइडिंग की वजह से आ रहा है। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंजन, ब्रैकेट में बोला है एंड हैंस दी व्हील, यानी कि ये इंजन की एंगुलर वेलोसिटी मतलब व्हील की एंगुलर वेलोसिटी बोलना चाह रहा है इंजन की एंगुलर वेलोसिटी से। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील ऑफ स्कूटर इज़ प्रोपोर्शनल टू पेट्रोल इनपुट पर सेकेंड, मतलब जितना पेट्रोल पर सेकेंड हम इनपुट देंगे उतना ही एंगुलर वेलोसिटी वहाँ पर उसकी होगी। द स्कूटर इज़ मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड, देखना फ्रिक्शनलेस रोड पर चल रहा है, इसका मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, स्कूटर पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इंजन जो फोर्स लगा रहा होगा वो इंटरनली ही होगा। कोई भी व्हीकल तभी चलता है जब रोड पर, तभी चल पाता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है। अगर हमें लगता है कि हम कोई भी व्हीकल है उस व्हीकल पर फोर्स इंजन की वजह से चल रहा है, नहीं, इंजन तो व्हील को रोटेट करवाएगा और व्हील जो है वो सरफेस पर फोर्स लगाता है। सरफेस पर फोर्स लगने की वजह से सरफेस जो है उस व्हील्स पर, उस पूरे व्हीकल पर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, इसकी वजह से व्हीकल मूव कर पाता है। तो अगर व्हीकल किसी ऐसी सरफेस पर हो जहाँ पर फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, तो वो चलेगा ही नहीं, वो एक ही जगह पर अपनी रोटेशन करता रहेगा बस। तो ये बोल रहा है इफ़ द पेट्रोल इनपुट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इज इंक्रीज बाय। तो आपको एक बार सिंपल सी चीज़ समझिए कि फ्रिक्शन है नहीं, और तो इसका मतलब वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं होगा, और लीनियर वेलोसिटी को जो चेंज कर सकता है वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स चेंज कर सकता है। तो यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी में कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि आप खुद सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर अगर मान लो कि ये व्हील दिया हुआ है, ये व्हील है रोटेट करने के लिए, अगर यहाँ पर जैसे आप ये समझिए कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोल कर रहा है इंजन की वजह से ही इसने, तो जैसे स्टार्टिंग में ये रोटेट होता है, स्टार्टिंग में तो व्हील रोटेट ही करता है स्कूटर का जैसे, और ये इस के साथ कांटेक्ट में जैसे रोटेट करेगा तो ये वाला जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये आगे की तरफ स्लाइड करेगा। तो इस पर फ्रिक्शन अगर ये रफ सरफेस होती तो इस पर फ्रिक्शन इस वाली डायरेक्शन में लगना चाहिए था, क्योंकि इस पॉइंट पर इनिशियली वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये इस डायरेक्शन में लगना चाहिए था, लेकिन ये ओमेगा आर दिया हुआ है, इट मीन्स इस पर फ्रिक्शन आगे वाली डायरेक्शन में लगेगा अगर ये रफ सरफेस है तो यहाँ पर रफ सरफेस है तो ये आगे की डायरेक्शन में लगेगा। अब जैसे ही फ्रिक्शन आगे आएगा तो फिर धीरे धीरे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी और इसी की वजह से व्हीकल का जो व्हील है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो ये
फ्रिक्शन आ ही नहीं पाएगा, फ्रिक्शन नहीं आ पाएगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पर है ना। भले ही ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पर है। तो इसको मूव करवाने के लिए तो हमें, और अगर ये पहले से चल भी रही है, हम ये भी मान लेते हैं कि व्हील पहले से चल रहा है और सेंटर मास की पहले से वेलोसिटी है, तो भी चेंज करने के लिए, सेंटर मास की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, होलो स्फेरिकल, अ होलो स्फेयर, अ होलो सॉलिड स्फेयर एंड द डिस्क ऑल हैविंग सेम मास रेडियस आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ स्मूथ inclined and release. Least time will be taken in reaching the bottom by। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये पूरा डेरिवेशन है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि नीचे एक कोई इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पर कोई भी एक रोल करने वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये इस तरीके से दे दिया जाए अगर, तो इसका नीचे लाने में जो एक्सेलरेशन ही इसको नीचे लेकर आएगा, आप ये मान सकते हैं। या जो इसकी वेलोसिटी जो होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है सेंटर ऑफ मास की जब ऑब्जेक्ट रोल करता है, मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको पूरा डिराइव भी किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। 2gh अंडर रूट और 1+k² डिवाइडेड बाई r²। तो दोस्तों यहाँ पर अंडर, आप याद रख सकते हो इसको कि अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ स्लाइड कर रहा है तो √2gh उसकी वेलोसिटी होगी। h हाइट से अगर ये स्लाइड कर रहा है, इससे हम इसको रिलीज़ करते हैं, और अगर रोल करते हुए नीचे आ रहा है तो आप उसके साथ 1+k² डिवाइडेड बाई r² लिख सकते हैं। अब k² डिवाइडेड बाई r² क्या होता है, देखो जो k² डिवाइडेड बाई r² का मतलब कोई भी, जैसे मैं अलग अलग लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए रिंग हो गई, डिस्क हो गई, होलो स्फेयर हो गया, होलो स्फेयर हमारे पास है, और सॉलिड स्फेयर हमारे पास है। तो इनके लिए mr², इसके लिए होता है 1/2 mr², और इसके लिए होगा होलो स्फेयर के लिए 2/3 mr², और सॉलिड स्फेयर के लिए होगा 2/5 mr²। अब जो एक्चुअली k² डिवाइडेड बाई r² होता है, वो क्या होता है, वो कैसे चेक करते हैं, बहुत आसान है। जो भी ऑब्जेक्ट का, जो भी रोल करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर mr² के आगे जो टर्म लिखी हुई है, जो कांस्टेंट है, वही k² बाई r² है। तो यहाँ पर रिंग के लिए k² बाई r² कितना हो जाएगा, k² बाई r², अगर मैं रिंग के केस में बात करूँगा तो 1 हो जाएगा, इसके लिए 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5, इसके लिए हो जाएगा 0.67, और इसके लिए हो जाएगा 0.4। तो अब आप खुद देखो यहाँ से कि सेंटर ऑफ मास की, जिस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले नीचे आएगा। तो सेंटर हाइट तो सेम है, मतलब ये ऊपर वाली टर्म 2gh तो सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज आएगा, k² बाई r²। जिसके लिए k² बाई r² ज़्यादा होगा तो ये पूरी टर्म ज़्यादा होगी, टर्म ज़्यादा होगी तो सेंटर मास की वेलोसिटी कम होगी। तो जिसके लिए k² बाई r² ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, और वो सबसे बाद में नीचे आएगा। जिसकी वेलोसिटी कम है वो धीरे धीरे आएगा, और जिसके लिए k² बाई r² सबसे कम है वो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी और वो सबसे पहले नीचे आएगा। तो आप यहाँ पर देख के बताओ मुझे कि सबसे कम k² बाई r² किसके लिए है, सॉलिड स्फेयर के लिए। तो सॉलिड स्फेयर के लिए वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, सॉलिड स्फेयर के लिए वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, सॉलिड स्फेयर जो है उसके लिए वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। उससे कम वेलोसिटी होगी डिस्क के लिए, उससे कम वेलोसिटी होगी होलो स्फेयर के लिए, और उससे कम वेलोसिटी होगी रिंग के लिए। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है सॉलिड स्फेयर की, उससे कम है डिस्क की, उससे कम है होलो स्फेयर की, उससे कम है रिंग की। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगेगा वो रिंग को लगेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, और सबसे कम टाइम लगेगा वो सॉलिड स्फेयर को। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ऑलवेज सेंटर मास की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। ओमेगा ट्रांसलेशन को नहीं बताती, ओमेगा सिर्फ ऑब्जेक्ट के रोटेशन को बताती। तो अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न हो कि यहाँ पर ओमेगा को क्यों यूज़ नहीं किया, ओमेगा को हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट रोल तो ज़रूर कर रहा है लेकिन ओमेगा सिर्फ रोटेशन का काम करवा रही है। ओमेगा की वजह से ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं हो सकता। शिफ्टिंग जो होती है ऑब्जेक्ट की एक जगह से दूसरे ऑब्जेक्ट की, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की वजह से होती है। तो इसलिए इस पॉइंट से ग्राउंड तक आने में
जो टाइम लगता है वो डिसाइड किससे होता है, सेंटर मास की वेलोसिटी से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, पूछा गया है लीस्ट टाइम विल बी टेकन इन रीचिंग द बॉटम बाय, तो सबसे कम टाइम लगेगा सॉलिड स्फीयर, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर जो है, सॉरी 23 में आपको एक्चुअल में ये आपको बता दिया गया है। 23 में जो हमें दिया हुआ है, 23 में हमें बोला है कि जो सरफेस है वो स्मूथ है। सरफेस अगर स्मूथ है तो यहाँ पर रोलिंग हो ही नहीं पाएगी। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने बाई चांस 24 बता दिया, तीनों 23, 24 और 25 क्वेश्चन जो हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो अगर इंक्लाइन सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है तो इंक्लाइन स्मूथ सरफेस पर कभी भी रोलिंग नहीं हो सकती। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, आप खुद देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊँ, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ दिया है तो mg इधर लगेगा, mg cos थीटा, और mg sin थीटा इस तरफ लगेगा, mg sin थीटा। अब ये दोनों तो रोल करवा नहीं सकते, रोलिंग करवानी है इस तरीके से, तो ये दोनों तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोल करवा नहीं सकते क्योंकि इनका टॉर्क ज़ीरो होगा। तो कोई ना कोई फ्रिक्शन जरूर होना चाहिए। तो फ्रिक्शन तभी आएगा जब रफ सरफेस है, और रोल तभी होगा जब फ्रिक्शन आएगा। तो रोल तभी होगा जब फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन तभी आएगा जब रफ सरफेस होगी। तो अगर रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो रोलिंग नहीं होगी। रोलिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन नहीं, रोलिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा, सिर्फ स्लाइडिंग। और जब ऑब्जेक्ट सेम हाइट से स्लाइड करते हैं और रोल नहीं कर रहे हैं तो उन पर फिर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर एक ही हाइट से कई सारे अलग अलग मास के किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स अगर स्लाइड करते हैं तो वो एक ही टाइम पर नीचे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो होगा उसका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने बाई चांस 24 बता दिया था, 24 भी सेम इसी तरीके का है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्मूथ सरफेस है इंक्लाइन प्लेन तो उस पर स्लाइडिंग होगी, और अगर स्लाइडिंग सेम हाइट से हो रही है तो सारे ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नीचे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में फ्रिक्शन वाली सरफेस दी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि सॉलिड स्फीयर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर की ही वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 सेम क्वेश्चन में बोला गया, इन द प्रीवियस क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। अब बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो रेडियस है सबकी सेम होनी चाहिए। तो रेडियस अगर सबकी सेम है तो होलो स्फीयर का मास सबसे कम होगा। अगर रेडियस सबकी सेम है तो होलो स्फीयर का मास सबसे कम यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो होलो स्फीयर का मास सबसे कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम रहने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर जो 25 का ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज wrapped several times around a cylinder kept on the rough horizontal surface. A man standing at the distance L from the cylinder holds one end of the string and pulls the cylinder towards him. एक फिगर जो आपको दी हुई भी है, there is a no friction slipping anywhere. The length of a strip passed through the hand of the man while the cylinder reached the his hand. देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मैं डायग्राम बना देता हूँ सबसे पहले आपके लिए। तो ये यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसने बोला है कि एक बंदा जो है इस तरीके से खींच रहा है। तो अगर इसने अपने हाथों से इस तरीके से इसको खींचा, ठीक है ना, सॉरी ये कुछ अलग सा डायग्राम बन गया है। तो अगर इसको ये अपने हाथों से इस तरह से खींचता है, यहाँ पर हमने एक सिंबॉलिक डायग्राम बना लिया है। प्योर रोलिंग हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v0 है, ओमेगा आर इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटर जो ये वाला पॉइंट है जहाँ से स्ट्रिंग जा रही है, और सपोज़ यहाँ पर जो पर्सन है वो इसको लेके खड़ा हुआ है इस तरीके से, तो अब यहाँ पर ये पर्सन इसको लेके इस जगह पर खड़ा है। तो यहाँ तक अगर ये है तो हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ L दी हुई है। तो L डिस्टेंस के बाद जो सेंटर है वो, तो अगर सेंटर ये पूरा व्हील अगर इसके पास आए तो व्हील को
इस पर्सन के पास तक आने के लिए, व्हील को इस पर्सन के पास तक आने के लिए एल डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, इसके सेंटर ऑफ मास को एल डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो एल डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा वो हम देख सकते हैं। एल डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा वो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो वो टाइम मैं निकाल सकता हूँ एल डिवाइडेड बाई वी नॉट। अब क्योंकि ये बोल रहा है कि जब तक ये व्हील इसके पास आता है तब तक ये कितनी स्ट्रिंग ये पास हो जाएगी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, वी नॉट प्लस ओमेगा आर। अब क्योंकि ओमेगा आर जो है वो वी नॉट की इक्विवेलेंट आती है, प्योर रोलिंग के केस में यही होता है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2v0। इसका मतलब इस t टाइम में कितने डिस्टेंस कवर हो जाएगी वो हमें निकालना है। तो t इज डी हम मान लेते हैं, तो t इंटू 2v0, तो d इक्वल्स टू 2v0 और t जो है वो हो जाएगा l डिवाइडेड बाई v0। इससे एक कैंसिल, तो d कितना हो जाएगा 2l। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये व्हील कितनी देर के बाद, व्हील जब तक इस पर्सन के पास पहुंचता है तब तक ये पर्सन कितनी रस्सी खींच चुका होगा, निकाल चुका होगा, अनरवैप कर चुका होगा। तो ये व्हील जितने टाइम में, कॉन्सेप्ट ये है कि ये व्हील जितने टाइम में यहाँ पर जाएगा वो टाइम निकाल लो और उस टाइम से इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ वी नॉट। कैसे होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v0 है, क्यों आ रही है ये हमने देख लिया है। तो 2v0 है तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी 2v0 है, तो 2v0 वेलोसिटी इस स्ट्रिंग की होगी। कितने टाइम में ये यहाँ तक, कितने टाइम तक ये पास करेगा, t टाइम तक। t टाइम हमने निकाल लिया क्योंकि l डिवाइडेड बाई वी नॉट, इनके बीच की डिस्टेंस l नॉट थी, तो l डिवाइडेड बाई वी नॉट टाइम निकल गया। अब ये वाली स्ट्रिंग कितनी पास हुई होगी, तो l t इंटू 2v0 हो जाएगा, तो v0 से v नोट कैंसिल हो जाएगा और d इक्वल्स टू 2l यहाँ पर आ जाएगा। तो d जो होगा वो 2l यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, 2l हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने इस नए चैनल पर आए हैं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।